सर पहले ही अटेम्प्ट में प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू तक पहुँचे और इंटरव्यू भी हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद रहती है और हो भी जाता है। जी हाँ जी जी सर। तो प्री के लिए क्योंकि मेरे पास काफ़ी कम समय था, मेरे पास कुल मिला के 3 महीने थे, क्योंकि मई वाला मंथ तो सिर्फ रिवीजन में जाना था। जी जी। तो मैंने क्या किया, जो हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब पर काफ़ी अच्छा काम किया। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, तो पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक होने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, अपने बारे में बताएंगे सर, अपना नाम, अटेम्प्ट और माध्यम क्या है? जी सर, मेरा नाम यश डुडानी है। मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने अपना BA LLB नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से किया हुआ है 2024 में। जी जी। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट? जी जी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। और इसके पहले मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा था 6 महीने तक। जी जी। जनवरी 2025 में मैंने जॉब से रिज़ाइन किया। जी जी। और फरवरी में मैं सोचा कि 2026 के लिए चालू करते हैं प्रिपरेशन। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई कि क्योंकि फॉर्म खुला हुआ था, तो मैं सोचा फॉर्म भर लेता हूँ 2025 का। जी जी। और फिर फॉर्म भरने के बाद फिर मैं प्रीलिम्स देने चला गया। जी जी। जितना भी पढ़ के गया था मई तक। जी जी। और उसके बाद जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो फिर मैंने मेंस की पढ़ाई चालू कर दी। जी जी। फिर 2 महीने मैंने मेंस का पढ़ाई किया, उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, जो भी करना था। जी। और क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी लॉ है, तो मुझे इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई ऑप्शनल में, क्योंकि मुझे सिर्फ कंटेंट पढ़ के जाना था। बाकी सब तो मतलब आंसर राइटिंग हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं लॉ कॉलेजेस में। अच्छा। तो इसलिए इतना दिक्कत हुआ नहीं। फिर 2 महीने के बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम देने चला गया। और उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए आया मैं इधर। अच्छा अच्छा। इंटरव्यू कैसा रहा सर? इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। संजय वर्मा सर का बोर्ड था। हाँ। ही आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। मेरे डेव से ही पूछा मोस्टली। जी जी। बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर इतना नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी। लेकिन मतलब काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा ओवरऑल। अच्छा। डेव से पूछा गया और मेरे लॉ बैकग्राउंड से काफ़ी कुछ पूछा गया उसमें। अच्छा अच्छा। कितने मिनट तक का रहा इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू रहा अराउंड 30 मिनट्स का। 30 मिनट तक जी। का रहा। अच्छा, कितने ऐसे सवाल रहे जिसमें आपने सॉरी बोला है, ना बोला है, कैसे? सर अराउंड 3-4 सवाल थे। हाँ हाँ। कुछ सवाल काफ़ी मतलब 2020 से पूछे हुए थे। जी। और जैसे फार्म लॉ के बारे में पूछा हुआ था। अब मुझे ओवरऑल फार्म लॉ पता था, लेकिन उन्होंने मुझे 3 फार्म लॉ के नाम पूछ लिए। हाँ। और उन फार्म लॉज में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सब पूछा। तो ये काफ़ी स्पेसिफिक था, जो मैं पढ़ के नहीं आया था। जी जी। क्योंकि मतलब मुझे लगा कि ये रिपील हो गए हैं, तो कोई मतलब पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता है इसका। अच्छा। बट उन्होंने पूछ लिया। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, सॉरी बोलने का एक तरीका होता है, तो इसमें कैसा क्या तरीका रहता है? आपने कैसा बोला? जी, तो मैंने ये सवाल अटेम्प्ट नहीं किया। मैंने उनको ये बोला कि सॉरी सर, आई विल हैव टू रीड फर्दर ऑन दिस एंड आई विल एनरिच माई नॉलेज अबाउट दिस। अच्छा, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इसके क्या असर पड़ता है ना बोलने से? जैसे कि बहुत सारे छात्रों का, टॉपर्स का इसमें अपना अपना ओपिनियन होता है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट ना बोल रहा है, किसी सवाल का उसे जवाब नहीं पता, तो बोर्ड में काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। बिकॉज फर्स्ट आप ऑनेस्ट हैं बोर्ड के साथ। आप अपनी लिमिटेशन समझते हैं कि मुझे ये सवाल नहीं पता। ऑफ कोर्स हर किसी को पूरा नॉलेज हो नहीं सकता। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कोई सवाल नहीं पता, ईदर यू आस्क कैन आई टेक अ गेस, और यू डोंट अटेम्प्ट, यू से दैट सॉरी आई एम नॉट श्योर, आई विल हैव टू रीड फर्दर ऑन दिस। पॉइंट एंड्स देयर। ओके सर, पहले ही अटेम्प्ट में प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू तक पहुँचे और इंटरव्यू भी हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद रहती है और हो भी जाता है। तो क्या रणनीति रही है? कैसे आपने इतने शॉर्ट टाइम में इतना काम किया है प्री के लिए? खासकर प्री के लिए बताइए पहले आप। हाँ जी जी सर, तो प्री के लिए क्योंकि मेरे पास काफ़ी कम समय था, मेरे पास कुल मिला के 3 महीने थे, क्योंकि मई वाला मंथ तो सिर्फ रिवीजन में जाना था। जी जी। तो मैंने क्या किया, जो हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब पर काफ़ी अच्छा काम किया। हिस्ट्री जो कि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता था, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। ऑल्दो थोड़ा सा इस बार मतलब वो कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई, बिकॉज हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल आ गए थे प्रीलिम्स में। बट उसको कंपेंसेट करने के लिए मेरे पास इकोनॉमिक्स और बाकी सब जगह पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, और मैंने काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया था उन्हें। तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं प्रीलिम्स में। अच्छा अच्छा। और मेरा CSET नेचुरली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मैथमेटिक्स अच्छा है मेरा। अच्छा अच्छा। एंड क्योंकि हम लोग लॉ बैकग्राउंड से हैं, तो इसलिए रीजनिंग वगैरह में भी इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी प्रॉब्लम नहीं आते हैं उतना। अच्छा अच्छा। तो आपका अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है एंड यू हैव अ गुड
अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी, आप जो भी एग्ज़ाम, जो भी फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम का, तो फिर मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए सीसेट में। अच्छा, PYQ कितने सालों के आप इसमें लगा पाए और कितने सालों के लगाना भी चाहिए? सर PYQ मैंने 2013 के बाद से ही लगाए थे, बिकॉज उसके पहले तो मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न ही डिफरेंट था और सवाल भी बहुत ज़्यादा मतलब फैक्चुअल होते थे या तो फिर बहुत ज़्यादा इजी सवाल होते थे प्रीलिम्स में। अभी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कंसेप्चुअल इन नेचर हो गए हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं। इसमें टॉपर्स ने जो बताया है सबसे अहम जड़ है जो यूपीएससी निकालने की, वो है PYQ क्वेश्चन। और PYQ क्वेश्चन 13 सालों के लिए ये महत्वपूर्ण जो किताब आप हाथ में देख रहे हैं, ये एक ऐसे टीचर की है या आप कहें एस्पिरेंट की है जिन्होंने 4 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, धर्मेंद्र झाकर सर, जिनकी डिमांड है लगातार 13 वर्षों के PYQ क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगे। और इसमें इनका एक्सप्लेनेशन है, जो ऑप्शन दिए जाते हैं हर एक ऑप्शन को डिटेल से समझाया जाता है, गहराई से एनालिसिस करवाया जाता है, दोनों में, इंग्लिश में भी हिंदी मीडियम में भी। इसलिए PYQ लगा करके ही आप यूपीएससी के प्री और मेंस दोनों को पार कर पाएंगे। तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसकी लिंक आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की दोनों मिल जाएगी, तो वहाँ पर जा करके आप इसको ले सकते हैं। और उसको आपको समझने के लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की। अच्छा, ये क्या एनालिसिस करने का क्या तरीका होता था, कैसे एनालिसिस करते थे आप क्वेश्चन को? सर इसके 2 तरीके होते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज़, वो लोग हाई अटेम्प्ट करके आते हैं ये सोच के कि हमारे अगर सपोज 90 अटेम्प्ट किया, उनके अगर 20 या 25 भी गलत होते हैं तो भी उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है। मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग रहती है, मैं एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैंने टोटल अराउंड 65 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और मेरी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी थी इस बार के प्रीलिम्स में। अच्छा, 65 क्वेश्चन किए थे आपने जीएस में या सीसेट में? जीएस में। सीसेट में तो मैंने 47 के आसपास किए थे। अच्छा, बहुत कम किए। मैं तो एक्यूरेसी अच्छी रही है। एक्यूरेसी के दम पर ही हुआ है सर जो भी होना था, क्योंकि मैंने पहले भी जब मैंने दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हुए हैं, मैं एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करता हूँ एज़ कम्पेयर टू फोकसिंग मोर ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अच्छा, ये हुई ना बात। बहुत सारे टॉपर्स ये कहते हैं कि भाई 90 करना चाहिए, 80 से ऊपर ही करना चाहिए। आपने एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान दिया, तो इसके लिए आपने मॉक तो काफ़ी लगाए होंगे? नहीं सर, मैंने मतलब ऑल्दो मैंने PYQs काफ़ी कर रखे थे। मैंने टेस्ट सीरीज़ किसी की नहीं ली थी, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि सर टेस्ट सीरीज़ में एक मुझे जनरल फ्लॉ दिखा था कि जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो काफ़ी फैक्चुअल पूछ लेते हैं वहाँ पे। जैसे आई हैव सीन सम पेपर्स जहाँ पे ये प्रॉब्लम स्पेशली मैंने देखी है कि फैक्चुअल ज़्यादा आ जाता है कंटेंट पूछने के लिए, जबकि यूपीएससी इज़ मोर ऑन मिक्स ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट्स। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं था सर मॉक्स के लिए, तो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सारे अटेम्प्ट कर लिए थे। अच्छा। और उसके बाद बाकी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई थी। मेंस के लिए आई हैड टेकन अ टेस्ट सीरीज़, क्योंकि वो थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ही था। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ लगा ली थी मैंने। अच्छा, आपने बोला कम समय में किया है, तो कितना आपने समय दिया है अभी इसके लिए, तैयारी के लिए? सर 3 + 2 5 महीने, और उसके बाद सितंबर में जब एग्ज़ाम मतलब मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ तो वहाँ से 3 महीने फॉर मेंस प्रिपरेशन अगेन। तो टोटल अराउंड नवंबर तक का समय, और उसके बाद क्योंकि जब रिजल्ट आया फिर मैं थोड़ा सा इंटरव्यू पर ज़्यादा फोकस करने लग गया। अच्छा, तो ये पहले ही अटेम्प्ट में आप सब कुछ पार कर दिया सर। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा आप कि मेंस की आंसर राइटिंग आपने कब से स्टार्ट की थी? प्री के बाद की थी कि साथ ही में कर रहे थे आप? नहीं सर, मैं प्री के साथ तो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तब मुझे सिर्फ फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पर ही ध्यान देना था। तो इसलिए प्री के साथ तो आंसर राइटिंग हो नहीं पाई। लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा था, क्योंकि हम लोग ये श्योर थे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आने वाला है प्रीलिम्स का, तो वी वर अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, तीनों ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं, और हम तीनों ने सोचा कि हम तीनों हर दिन 3 क्वेश्चन शाम को लिखेंगे और फिर हम लोग एक दूसरे के आंसर्स एनालाइज करेंगे। अच्छा, तो ये एनालिसिस से और मतलब बाकी लोग क्या पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं, उससे काफ़ी कुछ हेल्प हो गई हमारी। और हम लोग ये डेली करते थे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल डे जब हमने ये प्रैक्टिस छोड़ी होगी, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ही है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। बट एक प्रॉब्लम मेरे साथ क्या आई थी, क्योंकि मुझे एक डिसेबिलिटी है, तो उस वजह से हम लोग जो आंसर्स लिखते थे वो कंप्यूटर पे लिखते थे, क्योंकि हमारे साथ हर टाइम हमारा राइटर प्रेजेंट नहीं हो सकता था। तो हम लोग कंप्यूटर पे आंसर्स लिखते थे और फिर मतलब उसके बाद राइटर के साथ अलग प्रैक्टिस हम लोग करते थे साथ में। अच्छा।
ऑप्शनल क्या रखा है सर आप? सर ऑप्शनल मेरा लॉ था। लॉ था जी। तो ऑप्शनल में तो ज़्यादा समस्या नहीं हुई क्योंकि इतनी ज़्यादा समस्या नहीं हुई सर। जी जी। क्योंकि मतलब मैं रिसेंटली ग्रेजुएटेड हूँ, 2024 में ही मेरा लॉ हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कंसेप्ट्स जो थे वो काफ़ी क्लियर थे ऑलरेडी। अच्छा। और प्लस मेरी 6 महीने की प्रैक्टिस थी, ऑल्दो वेरी लेस इन लीगल फ्रेटर्निटी, बहुत ज़्यादा छोटी प्रैक्टिस होती है। हाँ। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी तो आ ही जाती है चीज़ों की। तो उस जी यूपीएससी के बारे में कब से आपने सोचा था? सर मैं तो स्कूल मतलब कॉलेज लेवल से ही सोच के रखा था। हाँ। लेकिन मैंने 2024 का अटैम्प्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि कॉलेज में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। हाँ हाँ। इन द सेंस कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमिटीज़ का मेंबर था जहाँ पे मुझे वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए पॉलिसीज़ बनानी थी। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में मैंने पढ़ाई नहीं की, ये सोच के कि भाई अगर मैं पढ़ाई पर लग जाऊँगा तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं नहीं बचेंगी। अच्छा। और मुझे उस पर वैसे भी करना ही था काम। तो इसलिए मैंने 2024 वाला अटैम्प्ट नहीं दिया था, लेकिन मैं सोच के रखा था कि एग्ज़ाम तो देना ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर इसके लिए आप बताना चाहेंगे ऐसे के लिए, एथिक्स के लिए, इसके लिए भी क्या रणनीति रही? फिर जिस पेपर के बाद ही आपने प्री के बाद ही सब कुछ फोकस किया इन सब? जी। तो कैसे कर रहे थे? तो सर हमने ऐसे और एथिक्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था जी। क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके नंबर बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमेशा। तो ऐसे के लिए मैंने तो मतलब बिकॉज आई वॉज अफिलिएटेड विद सारथी IAS, तो वहाँ पे मुदित जैन सर ऐसे पढ़ाते थे। हाँ। उनके जो फ्रेमवर्क्स थे वो यूज़ करते करते हम लोगों ने पूरा प्रिपरेशन किया था इसका। अच्छा। एथिक्स भी वही पढ़ाते थे, तो इसलिए एथिक्स भी मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। केस स्टडीज़ में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था हमें पहले, मतलब जनरली जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा समय होता है तो वो केस स्टडीज़ में 14 मिनट की जगह 18 मिनट दे सकते हैं, लेकिन हमारा इनिशियली 25 से 26 मिनट लग रहा था। अच्छा। तो उसको फिर हमने कम करते हुए फिर 18-17 मिनट तक पहुँचे। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, जो तैयारी करते हैं, बिगनर्स होते हैं, शुरुआत में कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए? जैसे कि आपने तो बहुत सटीक ही तैयारी की है उतने कम समय में, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर देखिए, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि एक फोमो क्रिएट करने की इंडस्ट्री है ये पूरी यूपीएससी की इंडस्ट्री। जी जी। इन द सेंस कि मतलब वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल कम अप विद देयर ओन कोर्सेज एंड उसके बाद वो लोग ट्राई करेंगे कि आप उनका कोर्स ले लीजिए। तो लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कोर्सेज ले लेते हैं, मल्टीपल सोर्सेज पढ़ते हैं। जी जी। वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज अगर आप मल्टीपल सोर्सेज पढ़ेंगे तो यूपीएससी इज़ अ ओशियन, आपको कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा। अच्छा। एंड दैट्स वेयर यू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड देन जस्ट रीड दोज सोर्सेज, नथिंग एल्स। ये एक मेजर प्रॉब्लम मैंने देखी है जो एस्पिरेंट्स करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भटकाव होता है छात्रों का, बहुत सारी किताबों को ले रखना, बहुत सारी किताब, कभी इस मैगजीन से कभी इस मैगजीन से। करंट अफेयर्स के लिए खासकर आप क्या कर रहे हैं? सर करंट अफेयर्स के लिए बिकॉज लॉ वाले तो मुझे पता ही थे मोस्टली, लेकिन बाकी सारे करंट अफेयर्स के लिए क्योंकि अगेन आई विल गो टू मुदित सर अगेन, क्योंकि उनका जो कंपाइलेशन था वो ऑल्दो बड़ा था कंपाइलेशन, बट इट वाज ओनली वन कंपाइलेशन विच आई हैड रेड, और उसके बेसिस पर मेरे यूपीएससी में करंट अफेयर्स के सवाल हो गए थे। सो आइडियली द आइडियल वे इज़ टू रीड न्यूज़पेपर्स, क्योंकि वो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी हेल्प करेगा टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव एंड राइट अ गुड आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास उतना समय नहीं है देन जस्ट रिलाई ऑन वन मैगजीन, डोंट रिलाई ऑन मल्टीपल सोर्सेज इज व्हाट माय सजेशन वुड बी। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ग्रेजुएशन आपकी 24 में हुई है, तो उम्र का भी क्या अभी ये एज हुई आपकी? सर मैं अभी 24 का हूँ। 24 साल के हुए हैं जी। अच्छा। और एस्पिरेंट जो 2026 का भी एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं, तो इसमें लिए गुड अटेम्प्ट आप क्या कहना चाहेंगे? कितने अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन को आपके अनुसार? आपने तो कम ही किए थे, फिर भी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर ऑल्दो मतलब इट वुड डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ पेपर, कि हर बार अगर पेपर बहुत ईजी है और आपने कम अटेम्प्ट कर दिए तो आप यू विल लूज़ आउट। तो आपको उसी टाइम सोचना पड़ता है कि भाई पेपर किस लेवल का और मैं कितने अटेम्प्ट करूँगा तो सवाल बन जाएंगे। लेकिन आइडियली अगर आप 70 क्वेश्चंस करते हैं विथ अराउंड 85 to 90% एक्यूरेसी, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा एक और सवाल था। टॉपर्स बताते हैं कि कॉपी देखते हैं बहुत सारे के एक दूसरे टॉपर्स की, उन कॉपी को आपने देखा था जो आंसर राइटिंग की कॉपी होती है, और उसमें देखते हैं तो क्या देखते हैं? जी सर, हमने उसको देखा था तीनों ने, मतलब हम लोग, क्योंकि टॉपर्स की कॉपी जनरली पेन एंड पेपर मोड में अवेलेबल रहती है, मतलब तो हम लोगों ने क्या किया था, AI यूज़ करके उसको पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने वो आंसर्स पढ़े भी।
तो पढ़ने के बाद चीज़ें ये समझ में आती हैं कि अगर आप कीवर्ड्स अच्छे यूज़ कर रहे हैं, प्लस आप अगर, क्योंकि यूपीएससी में जितने भी मेंस में सवाल आते हैं मोस्ट ऑफ देम आर रीसेंट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं उसके कारण वो सवाल पूछा गया है। अच्छा। रिसेंट में कुछ चीज़ें हुई हैं अराउंड, लेट्स से अगर आप 79 जीएस के क्वेश्चंस देखते हैं तो मैं बोलूँगा कि अराउंड 50 to 55 क्वेश्चंस इजीली रीसेंट कॉन्टेक्स्ट होंगे। अच्छा। तो आप अगर रीसेंट कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई कर वो इंट्रोडक्शन लिख देते हैं और फिर उसके साथ आपके पास एक अच्छा खासा कोई छोटा सा डेटा भी हो तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है आपको। इसके अलावा डायग्राम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर आप डायग्राम्स बना सकते हो वहाँ बना दो, क्योंकि यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट यू आर सरपासिंग द अदर्स इन टर्म्स ऑफ स्कोर। आपको ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट आंसर लिखना है, लेकिन सरपासिंग कैसे करेंगे, ये सब डायग्राम्स बना के, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट देके, कुछ डेटा देकर, जो मोस्ट ऑफ द पीपल इन मेंस डू नॉट डू। अच्छा, एक और सवाल पैनल में पूछा गया हो, नहीं पूछा गया हो, आप जब जुडिशरी में हैं तो फिर इस क्षेत्र में क्यों जाना चाह रहे हैं, ये सवाल रहा है आप? पूछा गया था सर जी कि जुडिशरी, मतलब मुझसे तो जुडिशरी के बारे में पूछा गया था, बट मतलब एज एन एडवोकेट भी मैं आपको ये आंसर दे सकता हूँ कि जब हम एज एन एडवोकेट किसी मतलब सपोज मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपके फेवर में बात करूँगा, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कर रहा हूँ फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ माई क्लाइंट, ठीक है? अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आपकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सॉलिड हैं, तो पहली बात जो कोर्ट्स में पेंडेंसी होती है वो चीज़ होगी ही नहीं, ठीक है? जितना आपका पॉलिसी प्रेडिक्टेबल होगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लस मैं कभी भी एक पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना चाहता था, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब हम एज अ लॉयर, एज अ सिविल सर्वेंट काम करते हैं तो हमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को बैलेंस करना पड़ता है, एंड दैट इज़ समथिंग विच आई वांट टू डू इन माय लॉन्ग टर्म एज कम्पेयर टू यू नो जस्ट वर्किंग फॉर वन क्लाइंट एंड ट्राइंग टू वर्क फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। अच्छा सर, 3-4 बातें जो मेन हो वो अंतिम मैसेज के तौर पे सभी एस्पिरेंट के लिए बोलिए, क्या अपनी ओर से कहना चाहते हैं आप? सर मैं तो बस इतना ही कहूँगा, जितना अभी टाइम बचा है 2026 में आप हाई रिटर्न्स वाले सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए, है ना? लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा तो देख लीजिए, बिकॉज ये मैंने एक छोटी सी गलती की थी, क्योंकि इस बार हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा आ गए थे, तो वो चीज़ से बचने के लिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप दूसरे सब्जेक्ट देख लीजिए, लेकिन जो हाई रिटर्न हाई रिवॉर्ड्स वाले सब्जेक्ट हैं उनको पहले फोकस करके उनका रिवीजन ज़्यादा अच्छे से कीजिए। अच्छा। एंड एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग पढ़ते हैं। आज भी मैं जब इंटरव्यू में था तो मेरे जो साथ में जो लोग बैठे हुए थे उनमें से कुछ लोग पढ़ रहे थे। वो स्ट्रेटेजी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिकॉज अल्टीमेटली आपके कामनेस पर चीज़ें रह जाती हैं। आप जितना काम रहोगे उतना ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाओगे अपने लिए, और वो चीज़ आपको सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, प्रीलिम्स में और मेंस में भी हेल्प करती है। और यही मेरा मैसेज है कि अंतिम दिन तक ना पढ़िए, देयर इज़ अ पॉइंट वेयर यू नीड टू स्टॉप, एंड दैट इज़ समथिंग विच आई विल रिकमेंड कि आप एक दिन पहले मत पढ़िए कुछ भी। रिवीजन आप में अगर 24 को एग्ज़ाम है तो 22 तक ख़त्म करिए, 23 को आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कीजिए ताकि इट कीप्स यू हैप्पी। दैट इज़ माई अल्टीमेट मैसेज। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ठीक, तो दोस्तों ये थी वो सारी जानकारी जो आप लोग पूछते हैं कमेंट में। अगले जो भी डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, हम आप पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।